आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीपुर मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर नंबर 2 जो आपने देखा होगा अम्ल क्षार एवं लवण, ये क्लास सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए होने वाली है। इसके बाद में हम इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं उनके लिए भी सेशन लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपना जो चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, इसके बारे में जो अध्याय सेकंड में आता है। साइंस का बहुत अच्छा चैप्टर है और ये समझने वाली अच्छी बातें होंगी। अगर आप ये चैप्टर समझते हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आप साइंस के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आता है आपके पास वो आता है अम्ल, कि होता क्या है। पहले अम्ल के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में खट्टे हो गए, हमने देख लिया। फिर देखा हमने कि ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। किसको? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H आयन देते हैं। क्या देते हैं भाई? H आयन देते हैं, H आयन देते हैं। फिर उसके बाद में एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो आपको पता चल गया होगा कि एसिड क्या होंगे? जो स्वाद में खट्टे होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होंगे? जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। किसको? ये ध्यान रखना, नीले लिटमस को लाल करना एसिड का काम होता है। जलीय विलयन में H आयन देते हैं, जलीय विलयन में H आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब एसिड भी कई टाइप के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एसिड पहला आता है प्रबल एसिड। क्या आता है? प्रबल एसिड। कि प्रबल एसिड क्या क्या होते हैं ये देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हाइड्रोसल्फेट क्या होते हैं? ये एक प्रबल एसिड है, यानी कि प्रबल यानी मजबूत एसिड है जो बहुत हार्ड होते हैं। फिर उसके बाद में जो आता है वो आते हैं दुर्बल एसिड। दुर्बल एसिड है CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक आपको पता है दही में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड आपको पता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल जिसे अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होते हैं। सांद्र अम्ल कौन से होते हैं? जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा होगी, अम्ल की अधिक मात्रा होगी, परंतु जल है उसकी कम मात्रा होगी, अल्प मात्रा होगी। फिर आते हैं तनु। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी पढ़े होंगे आपने कभी। तो तनु आते हैं कि तनु अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि तनु क्या होते हैं। जिसमें अम्ल मात्रा में होते हैं जबकि जल अधिक मात्रा में होते हैं। जो अम्ल होंगे वो कम मात्रा में होंगे लेकिन जल जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा, तो वो क्या होंगे? तनु अम्ल होंगे। ठीक है, ये अम्ल के बारे में कुछ डेफिनेशंस थी जो आपने पढ़ी। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे वाला जिसका नाम है क्षार यानी बेस। कि क्षार क्या होता है, क्षार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आता है क्षार। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। क्या आयन देते हैं भाई? OH आयन देते हैं। अम्ल क्या देते थे? H+ आयन देते थे, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं यानी ऋणात्मक आयन देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल देखना कि प्रबल अम्ल क्या होंगे, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे NaOH है, KOH है, CaOH है, ये क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं। फिर दुर्बल क्षार क्या होते हैं? NH4OH होता है दुर्बल क्षार। फिर क्षार क्या होते हैं? क्षार
जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये क्या होते हैं? क्षारक। और इनमें जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं। NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं लवण। लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। परस्पर यानी कि आपस में अभिक्रिया करके हमें क्या मिलते हैं? सोल्ट मिलते हैं, लवण मिलते हैं। फिर देखते हैं क्या है। उदाहरण हमने ले रखा है सोल्ट का NaCl। क्या ले रखा है? NaCl और KCl। NaCl और KCl। फिर चलते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं देखना। सूचक मतलब कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग, गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय क्षार माध्यम में बदल जाता है तो वो क्या होते हैं? ये सूचक होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार क्या क्या हैं? तो सूचक के प्रकार देखना कि प्राकृतिक सूचक होता है, फिर कृत्रिम सूचक होता है, फिर गंधीय सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? ये पौधे से मिलते हैं, ठीक है। ये लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजियम पौधे के फूल और हल्दी, यहाँ तक होते हैं। फिर देखते हैं हम कृत्रिम क्या क्या होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। मेथिल ऑरेंज होता है। फिर फिनोल्फथैलीन होता है। फिर इसके बाद में गंधीय विलयन में जो तीसरा पॉइंट है हमारा गंधीय सूचक। तीसरा प्रकार क्या है? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं प्याज, लौंग और तेल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। देखो सूचक, ये सारणी इंपॉर्टेंट है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। सूचक पहले लिखा हुआ है सूचक, फिर रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, फिर रंग गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। जब हम लिटमस है उसको क्या करेंगे? जब अम्ल होगा तो वो लाल बना देगा, फिर अगर क्षार होगा तो लिटमस को नीला बना देगा, यानी लाल को नीला और नीले को लाल बना देते हैं। फिर देखेंगे कि जो लाल पत्ता गोभी का रस है वो क्या होता है? अम्ल के साथ लाल बनाता है और इसके साथ हरा रंग बनाता है। फिर होती है हल्दी की अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जो क्षार होता है उसके साथ क्या बन जाता है? लाल बन जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि हाइड्रेंजिया के फूल का रस जो होता है वो अम्ल के साथ नीला होता है और जो क्षार है उसके साथ गुलाबी होता है। फिनोल्फथैलीन यानी कृत्रिम सूचक के अंदर आ गए हैं हम। कृत्रिम सूचक क्या क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिसके अंदर पहला है फिनोल्फथैलीन। ये रंगहीन होता है अम्ल के साथ, लेकिन क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। फिर है मेथिल ऑरेंज। ये लाल रंग होता है अम्ल के साथ, लेकिन जो क्षार है उसके साथ पीला रंग दर्शाता है। फिर उसके बाद में आता है जो थर्ड पॉइंट है अपना, क्या है? गंधीय सूचक क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्याज का रस तो तीक्ष्ण गंध किसके साथ देता है? अम्ल के साथ, यानी कि तीखी जो गंध है वो देता है, और जो क्षार है उसके साथ कोई गंध नहीं देता है। वेनिला समान गंध रहित है, कोई गंध नहीं देता है। और लौंग का तेल समान गंध रहित होता है और कोई गंध नहीं देता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में चलते हैं अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण में देखते हैं धातुओं की अभिक्रिया हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं हम अम्ल के साथ, फिर करेंगे हम क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पहले हम कर रहे हैं अभिक्रिया किसके साथ? अम्ल व धातु। क्या? अम्ल
और धातु की जब क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन मुक्त होती है। नीचे अभिक्रिया आपको दे रखी है, आप अभिक्रिया देख सकते हैं, नीचे जो अभिक्रिया दे रखी है उससे आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं हम जो क्षार होता है तो उसकी अभिक्रिया जब करवाते हैं हम तो क्या बनता है ये भी देख लीजिए। जब क्षार की अभिक्रिया धातु और लवण के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन बनता है जब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, आपको समझ में आ जाता होगा और मैं बता भी दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब जिंक के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट, और जो H2 है वो बाहर निकल जाता है यानी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये आपको अभिक्रिया समझ में आई होगी, नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इस पे एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देखना थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं अगर नहीं समझ में आई है तो यहाँ पे था HCl, इसकी क्रिया हमने जिंक यानी धातु के साथ कराई, HCl प्रबल अम्ल है, इसकी क्रिया करवाई तो जो Cl था उसको इसने प्रतिस्थापित करके क्या बना लिया, ZCl3, और जो हाइड्रोजन गैस थी वो यहाँ पे मुक्त हो गई। तो यहाँ पे हमने ऊपर जो पढ़ा था उसकी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है कि जब अम्ल व धातु की क्रिया करवाई जाती है तो लवण बनेगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी, और जब हम क्षार और धातु की क्रिया करवाएंगे तब भी सेम ही काम होगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो आप कोई भी अभिक्रिया ले सकते हैं, उसकी क्रिया कोई भी, अब हम जो अम्ल है उसकी अभिक्रिया अगर धातु के साथ करवाएंगे तो हमें लवण और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे पोप टेस्ट। पोप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि पोप टेस्ट यानी कि हम हाइड्रोजन की उपस्थिति को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आप बताएंगे हम पोप टेस्ट की सहायता से हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शा सकते हैं। हाइड्रोजन गैस की निहित परख नली के पास जब एक हाइड्रोजन की हम परख नली भर लेंगे गैस की, उसके पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होगी। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, जो आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम, आगे हमारा पॉइंट है कि जो धातु है कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, जब हम धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं, किसके साथ, अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, और जब क्षार के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है देखते हैं हम। ठीक है, तो जब हम अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ये ध्यान रखना। और क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है भाई, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी इंपॉर्टेंट है। HCl की क्रिया जब Na2CO3 से करवाई जाती है तो NaCl नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी बनता है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया करवाई जाती है। बाइकार्बोनेट में देखो क्या है, NaHCO3 है, फिर इसकी करवाई जाती है तो NaCl लवण बन गया, CO2 बन गया, H2O पानी बन गया। लवण ये आगे हम पढ़ लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लवण तो आगे मैंने लिख रखा है तो वहां से हम देख लेंगे कि लवण होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं चूने के पानी का टेस्ट। क्या करते हैं कि जो चूने का पानी है उसका टेस्ट करते हैं कि चूने का पानी का क्या होगा। तो देखना, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, यानी कि सफेद सफेद दूध जैसा हो जाता है उनका। अधिक मात्रा CO2 प्रवाहित करने पर, अगर हम CaCO3 है उसमें H2 पानी के साथ CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित कर देंगे तो क्या बनेगा, जल में घुलनशील हो जाएगा। जल में क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, जल में घुलने लग जाएगा भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हम अपना चैप्टर जल्दी से पूर्ण कर लें और उसके बाद में हमें क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।
अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। मैं इस नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया लवण और जल के साथ करवाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो देखो भाई, जब अम्ल द्वारा क्षार को प्रेक्षित प्रभाव व क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप जल लवण प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि जब हम अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया करवा देंगे साथ में, जब हम क्या क्या करेंगे, प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार से करवाएंगे, और दुर्बल क्षार की प्रबल अम्ल नीचे लिख रखा है तो मैं दिखा देता हूं आपको कि जब प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो अम्लीय लवण बनता है। जब दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया होती है तो क्षारीय लवण बनता है। जब प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो उदासीन लवण बनता है, तो हमें तो उदासीन बनाना है। जब दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षार से होगी तो क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। तो समझ में आया? जब हम प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करेंगे तभी क्या बनेगा? उदासीन लवण। और जब दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनेगा? उदासीन लवण। वरना जो प्रबल होगा वो लवण बनाएगा। ये सीधी बात है, जो प्रबल होता है वही तो अपना डंका बजा के रखता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, जिसके अंदर है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करना। तो धात्विक ऑक्साइड कौन सी है? धात्विक ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो भी क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हम किससे? HCl से करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड और पानी बनता है। कॉपर, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग है ना, वो कैसा हो गया है भाई? नीला रंग हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड होंगे और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। उदाहरण आपके पास दे रखा है तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि धात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड की जब हम क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? देखो भाई, धात्विक ऑक्साइड की जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। सीधी बात है, आपको पता होगा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया CaOH होल्टोएस्टर से करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम कार्बोक्साइड बनता है, फिर उसके बाद में H2O पानी बनता है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रवृत्ति अम्लीय होती है, लेकिन वे विद्युत धारा के साथ प्रभावित होकर क्या बनाते हैं भाई? क्या बनाते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं जलीय विलयन में अम्ल के क्षार। जलीय विलयन में अम्ल के क्षार जो इंपॉर्टेंट चीज है, जलीय विलयन में अम्ल के क्षार। देखो भाई, जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं। H आयन, H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पर्याप्त पाए जाते हैं। जब हम हाइड्रोजन प्लस की क्रिया H2O से करते हैं तो क्या बनता है? H3O+ बनता है। जब HCl की क्रिया H2O पानी के साथ करवाते हैं तो H3O+ आयन और क्लोराइड नेगेटिव होता है, तो ये ऋणात्मक आयन दर्शाता है। तो चलिए जल की उपस्थिति में क्षार की OH अभिक्रिया देखते हैं। किसकी? जल की उपस्थिति में क्षार OH आयन उत्पन्न करता है। तो देखना ये अभिक्रिया आपके पास दिख रखी होगी कि NaOH की क्रिया जल की उपस्थिति में यानी उत्प्रेरक के रूप में जल को काम में लिया गया है, तो इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं तो Na+ आयन देता है और OH नेगेटिव आयन देता है। फिर उसके बाद में सेकेंड अभिक्रिया है क्या? Mg
MgOH2 की क्रिया जब जल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो Mg2+ आयन में टूट जाता है और 2OH नेगेटिव बाहर निकल जाता है। अब अगर कोई भी यौगिक होता है, आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी यौगिक है तो उसमें एक पार्ट पॉजिटिव होगा, एक पार्ट नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल ले रखा है NaOH है तो इसमें एक पार्ट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस पे डिपेंड करते हैं? +2 अवस्था, ये ऑक्सीकरण अवस्था होती है। +2 +3 ये क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। -1 -2 ये क्या होती हैं? ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखना कि जो क्षारीय सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सभी क्षार हैं, क्या बोला कि जो सभी क्षारक हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुलेगा वो क्षार कहलाएगा। लेकिन जो क्षार है वो क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाते। सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाते। जो जल में नहीं घुलेंगे क्षारक वो क्षार नहीं कहलाएंगे। ये सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है कि जल के साथ क्या, जल के साथ अम्ल व क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए। लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, यानी कि ऊष्माक्षेपी उत्सर्जन होता है, मुक्त होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंदर जल नहीं मिलाते लेकिन जल होता है उसके अंदर हम अम्ल मिला सकते हैं। ठीक है, अम्ल के अंदर कभी मत ले लेना कि HCl के अंदर हम पानी डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, वो नुकसानदायक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल कहते हैं, तथा आप क्या कहते हैं? जल। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। यह आपको बता रखा है। चलो, जल को अम्ल में डालने से क्या होगा? जल को अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा? मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाएगा जिससे नुकसान हो सकता है। जब हम मान लो कि किसी बीकर में जल भरा हुआ है, उस पर हम अम्ल डाल देंगे, अम्ल के अंदर जल डाल देंगे तो वो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने से वो जल्दी से बाहर आएगा जिससे आपको नुकसान हो सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। क्या टूट सकता है? पात्र भी टूट सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखें ऐसी चीज़ों का। ये आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई देखिए, अम्ल प्लस धातु की क्रिया लवण के साथ करवाते हैं प्लस H2O, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलती है। अम्ल की अभिक्रियाएं हैं ये सभी, तो ये थोड़ी सी ध्यान दे दें आप। ये सभी अभिक्रियाएं किसकी हैं? अम्ल की हैं। यहाँ पे क्षार के साथ भी अभिक्रिया हमने करवाई है। ठीक है, तो धातु के साथ अभिक्रिया करवाई अम्ल की तो क्या बना आपको पता होगा। ये डायग्राम हमने ऊपर पढ़ रखा है तो इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। फिर देखो, अम्ल की क्रिया जब हम धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ? धात्विक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है भाई? क्या बनता है? तो आप बता सकते हैं कि क्या बनता है? लवण और जल बनता है। फिर उसके बाद में देखो कि धातु का बाई कार्बोनेट के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है अम्ल की। अम्ल की क्रिया जब हम क्षार के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण प्लस H2O प्लस जल बनता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझनी थी। इसके बाद में आती है क्षार की जो अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी, उसको आपके लिए डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज भी हो वो करे साथ में और आपको समझ में भी अच्छे से आ सके।
लवण प्लस H2 की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, धातु के साथ करवाते हैं किसकी, क्षारकीय अभिक्रिया। जब क्षारकीय अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, लवण प्लस H2O बनता है। जब क्षार की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जब क्षार की क्रिया किसके साथ करवाएंगे, जब क्षार की क्रिया हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जब क्षार की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, और धातुओं के साथ करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अम्ल व क्षारों के बीच में क्या समानताएं होती हैं। सभी अम्ल, देखना, सभी जो है वो अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और जो सभी क्षार हैं वो OH आयन उत्पन्न करते हैं। ये चीजें हमने पढ़ रखी हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद में है अम्ल क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। जल में मिलने पर आयनों की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। भाई समझ में आया। जब कोई अम्ल व क्षार जल में मिलाए जाते हैं तो ये तनुकृत होकर जल मिलाने पर आयनों की सांद्रता H+H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। भाई ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपको मैं बता रहा हूं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्या, क्षार तथा अम्लों की प्रबलता। क्षार व तथा अम्लों की प्रबलता के साथ आप चलते हैं तो देखना कि किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न प्लस आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न प्लस आयन या माइनस आयन की संख्याओं पर निर्भर करता है। तो आगे देखते हैं हम क्या लिख रखा है हमने, कि किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक स्वाभिमान सूचक द्वारा ज्ञात करते। यूनिवर्सल इंडक्टर अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंग में प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, ये सूचक किसी भी विलयन दे रखा हो उसको हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता की, हाइड्रोजन आयन की क्या सांद्रता है उसमें विभिन्न रंगों में प्रदर्शित कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी सांद्रता है, कौन सा विलयन है, क्या चीजें हैं। ये सब चीजें हमें आसानी से पता चल जाती है। अब इसके बाद में आता है पीएच स्केल, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अभी हमें बहुत सारी पढ़नी है। पीएच स्केल पढ़नी है, इसके बाद में हमें जो लवणों में पीएच है वो देखनी है, बेकिंग सोडा देना है, धावन सोडा, इनकी अभिक्रियाएं हमें देखनी है। फिर आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि हम किस तरीके से अच्छे से हमारी स्टडी को पूरा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम नोट्स भी पा रहे हैं, जिससे हमें थोड़ी भी तकलीफ ना हो। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इसका पार्ट 3 जो 2 है वो कल आ जाएगा आपके लिए, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आए तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि अगर आपको और भी जो क्वेश्चंस हैं वो बताने की ज़रूरत है तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आपको कोई भी एनी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आपकी मर्ज़ी है वो, कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपसे ऐसे बोल तो रहा हूँ ताकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मैं बोलूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस सेशन का लाभ दिवाएं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लाभ दिवाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पढ़िए अच्छे से और हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आपको अगर हो सके तो हमें साइंस में 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और जो आपको ये भी बताए जाएंगे कि इस बार एग्ज़ाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है वो भी आपको अच्छे से बताई जाएगी। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।